जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत बस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक में आज अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अध्याय 7 का नाम है आप सभी का हमारा देश भारत। पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे भरोगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न कहता है कि विशाल हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विशाल हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? विशाल हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हिमाद्री। तो यहाँ पे भरेंगे हिमाद्री। ठीक है बच्चों, विशाल हिमालय को हम लोग महान हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। वही अगर आप लोगों को मध्य हिमालय का बात करें तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। यदि सबसे नीचे जो बाह्य हिमालय की बात करें तो बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे दे रखा है जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या सबसे अधिक हो, तो सबसे अधिक लोगों की संख्या यूपी में है, तो यूपी होगा। यदि आप लोगों को क्षेत्रफल पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताओ, तब तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तब तो राजस्थान लिखना। लेकिन जब ये जनसंख्या पूछे तब आप लोग यूपी भरोगे, उत्तर प्रदेश। चलिए, चौथा प्रश्न कहता है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो आप लोग बताओ कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? भारत के तीन सागर है। पहला तो है पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरा है पश्चिम की तरफ अरब सागर, और तीसरा उसके सब भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा महासागर है? वहाँ पे दक्षिण में है हिंद महासागर, और हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर ही पड़ा है। तो हमसे पूछ रखा है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अरब सागर। यहाँ पे अरब सागर होगा। ठीक है, अरब सागर। भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा का मान 23.5 या फिर 23.5 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से नोट किया होगा। यहाँ पे मैं आप सभी को एक कंसेप्ट बता देता हूँ, तब आप लोग को उसमें आशा करता हूँ कि आप सभी को उसे अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एक तो चीज़ होता है बच्चा खाड़ी, और दूसरा चीज़ होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या कहते हैं? उस भूभाग को कहते हैं जो तीनों ओर जल से घिरा हो। जैसे भारत को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ पे अरब सागर है, तो तीनों ओर यह जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी जल का वह भूभाग जो तीनों ओर भूमि से घिरा हो। जैसे यहाँ पे जल है, यहाँ पे भी भूमि है, यहाँ पे भी भूमि है, और इधर भी भूमि है, तो तीनों ओर यह भूमि से घिरी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे खाड़ी बोलेंगे, जैसे बंगाल की खाड़ी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रखा है कि सही उत्तर लिखिए, यानी सही उत्तर का चयन करना है। तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, मध्य भाग को हिमाचल, और दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा शिवालिक। दूसरा प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार हैं, और यदि अरब सागर में पूछेगा तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। कौन से द्वीप है? लक्षद्वीप है। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? कोच्चि, कन्याकुमारी, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम? इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी, कि भारत का दक्षिण में विस्तार कन्याकुमारी तक है। चौथा प्रश्न कहता है कि भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है।
तो इसका सही उत्तर होगा 121 करोड़। कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है। अभी तो यह और भी बढ़ गई होगी। वैसे तो भारत उस 2011 की जनसंख्या के अनुसार दूसरे क्रम में था। पहले क्रम में चीन पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे भारत था। अब भारत का स्थान पहला हो गया होगा। तीसरा प्रश्न कहते हैं, तीसरा प्रश्न कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो कह रखा है कि प्रश्न का उत्तर एक ही लाइन में देना है, इसीलिए हमने सिर्फ इतना ही लिखा कि भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। यदि आप लोग और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पहले में आएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरे में आएगा उत्तरी मैदान, तीसरा में आएगा प्रायद्वीपीय पठार, चौथे में आएगा भारतीय महामरुस्थल और पांचवें में आएगा तटीय मैदान, छठे में आएगा द्वीप समूह। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं अफगानिस्तान। अब इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ, जैसे BCPN, इसे आप लोग पढ़ो बचपन। तो बचपन नहीं है इसलिए मैं वैसे कर रहा हूँ, बचपन में MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, यहाँ पे M साइलेंट है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। हो गए 4 और 3 7, यहाँ पे M साइलेंट है। फिर से देख लो, बचपन में MBA, इसे हिंदी से ही लिख लो, बचपन में MBA। क्या ट्रिक हो जाएगा? बचपन में MBA का सपना था कि बचपन में मैं MBA कर लूँ। तो B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, फिर M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। यह जो क्रम मैंने लिखवाया है, यह स्थलीय सीमा का जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। दूसरा प्रश्न अब देखते हैं अगला। तीसरा कह रखा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रों के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम इसलिए पड़ा चूंकि यहाँ पे सुंदरी पादप के वृक्ष पाए जाते थे। आप सभी को बताना है कमेंट में कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, वहीं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांचवा प्रश्न कहता है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का क्या नाम है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे भाग का नाम पारसनाथ है। अब चौथा प्रश्न दे रखा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों? कारण बताना है। तो लिखेंगे लक्षद्वीप का निर्माण वास्तव में प्रवाल से हुआ है। प्रवाल छोटे समुद्री जीव के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। यह समुद्री जीव समुद्र में कॉलोनी बनाकर रहते हैं और परत दर परत ऊपर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार जब यह समुद्र की सतह तक उठ जाते हैं तब प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। इसीलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान में प्रभावित होने वाली 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखें। पूर्वी तटीय मैदान में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो इसके उत्तर में लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान में प्रभावित होने वाली नदियां कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी है। कौन कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी है। ठीक है। पूर्वी तटीय कौन सा हुआ? जैसे यह भारत का दक्षिणी भाग है तो इधर का भाग कहलाता है पूर्वी तट और इधर का भाग कहलाता है पश्चिमी तट। यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का जो इधर का भाग है वो काफ़ी ऊंचा है पश्चिम की तरफ का, इसीलिए अधिकतर नदियाँ
पूर्व की ओर प्रभावित होती है। इसी कारण आप लोग देखोगे कि जब नदियां पूर्व की तरफ प्रभावित हो रही है तो नदियां अपने साथ गाद, मिट्टी, अवसाद लाती है, अधिकतर वह पूर्वी साइड में बिछा देती है, पूर्वी तट की तरफ। इसीलिए यह तट काफी चौड़ा है। इसके फलस्वरूप जो पश्चिम तट है उसके फलस्वरूप ये तट काफी चौड़ा है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है तो यहाँ पे आप लोग तटीय मैदान यहाँ का छोड़ा है, यहाँ का जो मिट्टी उपजाऊ होती है तो अच्छी से खेती कर सकते हो। और इसके एक नुकसान क्या है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं आ पाती है, बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं आ पाती है। तो उस वक्त यह पश्चिम तट काफ़ी काम देता है, क्योंकि इस यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज आ जाती है, किसी प्रकार के फंसने का डर नहीं रहता है। तो चलते हैं, 5वां प्रश्न कहता है कि हमें अंतर बताना है कि हिमाद्री और हिमाचल में क्या अंतर है, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्या अंतर है। तो इसमें लिखेंगे कि हिमाद्री या हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की सभी सर्वोच्च श्रेणी इसी शिखर में है। शिखर श्रेणी इसी श्रेणी में है। इसे वृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हिमाचल, तो हिमाचल के बारे में लिखेंगे कि इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है। पढ़ते हैं, इसके दूसरा प्रश्न दे रखा है कि अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्या अंतर है। तो इसमें लिखोगे कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है। हमने अभी पढ़ा है कि जो मूंगा होती है जिसे फॉलिप कहा जाता है उसी से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे कुल 25 द्वीप हैं। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। और दूसरा अंडमान, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 223 है। इसके प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार हैं। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 6वां प्रश्न कहता है कि कारण बतलाइए, भारतीय मरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, क्यों। तो देखिए, वनस्पति को उगने के लिए क्या चाहिए, वनस्पति को उगने के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी मौजूद है। सूर्य की किरणें चाहिए तो वो तो भर भर के है। तीसरा, जल चाहिए, लेकिन यहाँ पे जल की अनुपलब्धता है। वो क्यों है, क्योंकि भारतीय मरुस्थल में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए वर्षा किस कारण होती है भारत में वर्षा होती है भारतीय मानसून के कारण। यहाँ तो सागर है, यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। जब मानसूनी हवा यहाँ से उठा करके अपने साथ आर्द्रता को चलती है तो वह इधर इधर बारिश कराते कराते जब राजस्थान तक पहुँचती है यहाँ पे, तो उसमें इतनी शक्ति, उसमें इतना नहीं होता है कि वह यहाँ पे पर्याप्त वर्षा करा सके। और दूसरी से यदि हवाएं चलती है अपने साथ आर्द्रता लेकर, तो यहाँ पे एक पर्वत है इसके मार्ग में, अरावली पर्वत, वह इसके मार्ग में बाधा की तरह कार्य करता है और इसके फलस्वरूप जो राजस्थान या फिर बोले भारतीय मरुस्थल में उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। और वर्षा नहीं हो पाती है तो यहाँ पे वनस्पतियाँ का उगना असंभव हो जाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न। 4वां प्रश्न कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा क्यों है। तो मैंने अभी कारण बताया आपको कि पूर्वी तट पश्चिम तट की अपेक्षा चौड़ा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम तट की ओर ऊंचा तथा पूर्वी तट की ओर नीचा है, जिस कारण अधिकतर नदियां पूर्व की ओर प्रभावित होती है और अवसादों का निक्षेप पूर्वी तट में अधिक होता है। तो ये थे प्रश्न संख्या 6 के उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न अध्याय 8 जो कि अंतिम अध्याय है। धन्यवाद बच्चों।